नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी आई की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज हम जुडिशरी की सीरीज में देखेंगे क्रिएशन ऑफ सदर्न बेंच फॉर सुप्रीम कोर्ट। क्या सुप्रीम कोर्ट की और बेंचेस क्रिएट की जा सकती हैं? इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ जस्टिस। साथ ही साथ हम देखेंगे क्या अगर हम और ज़्यादा बेंचेस को क्रिएट करें या सुप्रीम कोर्ट के और ज़्यादा ब्रांचेस अगर आप बोले क्रिएट करी जाएं तो उससे जस्टिस डिलीवरी में कोई हेल्प होगी या नहीं होगी। सबसे बड़ी बात आप देखते हैं कि कितनी बार हमने देखा है कि जस्टिस जो है वो डिलीवर नहीं हो पाती। सुप्रीम कोर्ट पे पेंडेंसी जो है वो बढ़ती जा रही है, नंबर ऑफ केसेस बढ़ते जा रहे हैं। नंबर ऑफ जजेस जो अवेलेबल हैं कोर्ट में वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है कि सारे केसेस को सुना जाए। साथ ही साथ एक डिमांड हमेशा से आती है कि जो सदर्न कंट्री की जो सदर्न पार्ट के लोग हैं उनके लिए सुप्रीम कोर्ट की एक्सेसिबिलिटी और कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन काफ़ी हाई हो जाती है। अब आप सोचिए, चेन्नई से किसी पर्सन को ट्रैवल करना है न्यू दिल्ली सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के लिए, और उसको पता है कि सुप्रीम कोर्ट की एक हियरिंग में काम नहीं चलेगा, उसे मल्टीपल हियरिंग्स के लिए बार बार आना पड़ेगा और ऑलरेडी वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, वो पुअर है। तो ऐसे में जस्टिस जो है वो एक तरह से डिनाइड मानी जाती है क्योंकि कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट हो जाती है और पर्सन की एक्सेसिबिलिटी से बाहर चली जाती है। तो जहाँ पे हम बात करते हैं कि हमारा गवर्नमेंट का एक डीपीएसपी भी है कि जस्टिस लोगों को प्रोवाइड करना है, ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट की एक्सेसिबिलिटी यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिवर्सल नहीं है, तो फिर जस्टिस डिलीवरी की जो हम बात करते हैं वो अपने आप में एक पैराडॉक्स बन के रह जाएगा। आप राजस्थान जुडिशरी की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। कोर्सेज प्रीलिम्स और मेंस दोनों को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किए गए हैं। इसी के साथ साथ अन्य जुडिशरी एग्जाम्स की भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू आप इनको परचेज कर सकते हैं। स्टडी आई पर विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। मेरी जितनी भी वीडियोज़ आती हैं इन सबकी PDF मेरे टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलो बात समझते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। देखो, अभी हाल ही में जो बार काउंसिल के टॉप डेलीगेशंस हैं, जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, वो हमारे चीफ जस्टिस साहब NV रमन्ना जी से मिले और M वेंकैया नायडू वाइस प्रेसिडेंट साहब से मिले। अब यहाँ पे कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्रा और केरला से बार काउंसिल के लोग आए। इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का एक साउथ में भी बेंच होना चाहिए जिससे सदन लोगों के लिए जस्टिस जो है वो आसान हो जाए। अब यहाँ पे ये डिमांड काफ़ी लंबे समय से चलती आ रही है। इनफैक्ट पहले भी इस तरह की यूनानिमस डिमांड्स आती रही हैं। इनफैक्ट यहाँ तक कहा गया है कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं इन पांचों स्टेट की, वो एक रेजोल्यूशन को पास कर दें और रेजोल्यूशन को पास करके वो सेंटर को भेज दें कि आप आर्टिकल 130 के चलते सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच को क्रिएट करो सदर्न इंडिया में। प्रेफरेबली वो चेन्नई हो सकता है, वो बेंगलुरु हो सकता है, कोई भी ऐसी सिटी जो एक्सेसिबल हो पांचों की पांचों सदर्न इंडिया स्टेट्स के लिए। तो ये जो डिमांड है ये काफ़ी लंबे समय से आप देखेंगे, पहले भी इसको 2019 में भी उठाया गया था, इसको 2015 में भी उठाया गया था। तो बार बार इस डिमांड को उठाया जा रहा है और कहा जा रहा है बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है जस्टिस के मैकेनिज्म को ईजी करने के लिए और जस्टिस की एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाने के लिए। यही कहा गया है कि लोग इतना ज़्यादा किलोमीटर्स ट्रैवल करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दिल्ली पहुंचते हैं और वहाँ पे उनको जस्टिस नहीं मिल पाती है, टाइमली जस्टिस नहीं हो पाती। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट में एक सर्वे के थ्रू देखा गया कि सबसे ज़्यादा जो केसेस आते हैं वो दिल्ली बेस्ड लोगों के ही होते हैं क्योंकि दिल्ली वालों के लिए बहुत इजी है, एक्सेसिबल है। देन दूसरा सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस चंडीगढ़, पंजाब से आते हैं। और सदर्न इंडिया की हम बात करें तो सदर्न इंडिया से सुप्रीम कोर्ट बहुत कम केसेस पहुँचते हैं। अब आपको याद होगा 1980s के एक फेमस जज जस्टिस कृष्णा अय्यर, उन्होंने तभी से ये बात कही थी कि दिल्ली को सिलेक्ट करना, दिल्ली को आप प्रिंसिपल बेंच बना के रखो, इसका कोई हमें लॉजिक नहीं दिखता, कोई बेसिस नहीं दिखता। इनफैक्ट हमें तो ये लगता है कि सदन लोगों का पे ऑपरेशन हो रहा है नॉर्दर्न लोगों द्वारा। इसलिए हमेशा से उन्होंने एक डिमांड 1980-85 में रेस की थी कि सुप्रीम कोर्ट की मल्टीपल बेंचेस होनी चाहिए जैसे हाई कोर्ट की प्रैक्टिस चलती है। तो इस तरह से जब मल्टीपल बेंचेस होंगी तो लोग इजीली एक्सेस कर पाएंगे। साथ ही साथ काफ़ी लोगों ने ये भी कहा कि जो डिसेंट्रलाइजेशन है जस्टिस का, इससे जस्टिस की डिलीवरी काफ़ी फास्ट हो जाएगी और जस्टिस एक्सेसिबल हो जाएगी। इनफैक्ट सदर्न कोर्ट जो है वो साउथ इंडिया की प्रॉब्लम को, या सदर्न बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो साउथ इंडिया की प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर पाएगा। हमने देखा 2021 के डेटा में सुप्रीम कोर्ट में लगभग 19% केसेस की पेंडेंसी की वृद्धि हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट अपने आप में ओवरबर्डन होता जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट पे नंबर ऑफ केसेस बढ़ते जा रहे हैं, फिर फ्रीक्वेंट एडजर्नमेंट्स हो रही हैं और इसकी वजह से लोगों को बार बार ट्रैवल करना पड़ता है। इनफैक्ट अगर आपको 229 लॉ कमीशन की रिपोर्ट के बारे में बताओ तो वहाँ भी यही कहा था कि जो पुअर लिटिगेंट्स होते हैं वो इतना ट्रैवलिंग कॉस्ट नहीं दे पाते, इसलिए वो कभी सुप्रीम कोर्ट आना ही नहीं चाहते जस्टिस के लिए। कोई अगर हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ऑफ मद्रास में, हाई कोर्ट ऑफ केरला में केस हार गया है तो वो चाहता ही नहीं कि वो सुप्रीम कोर्ट जाए दोबारा जस्टिस लेने के लिए
क्योंकि उसको पता है कि उसके लिए बहुत ज़्यादा हैसल हो जाएगा, हैरेसमेंट हो जाएगा, फिजिकल हैरेसमेंट भी होगा, फाइनेंशियल हैरेसमेंट भी होगा, इतना ट्रैवलिंग भी होगी। तो जो पुअर लिटिगेंट्स हैं वो ट्रैवल नहीं करना चाहते और जस्टिस को फिर फर्दर सीख नहीं करते। तो जस्टिस को सीख नहीं करते तो फिर जस्टिस एक तरह से उनके लिए डिनाइड मानी जाती है। अच्छा, अगर हम इसमें लॉ कमीशन के सजेशन को देखें तो लॉ कमीशन ने भी कहा है कि 4 रीजनल बेंचेस जो हैं वो बनाई जा सकती हैं। देश के 4 कोनों में आप 4 नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, सेंट्रल में सुप्रीम कोर्ट है ही, तो इस तरह से आप 4 बेंचेस बना दीजिए, एक आप नॉर्थ ईस्ट में बना दीजिए। तो 4 बेंचेस हर रीजन के लिए अगर बन जाएंगी तो लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएगा कोर्ट जाना या सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस ले पाना। अच्छा, आगे ये भी कहा गया है कि इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी बना दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ दिल्ली, मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो दिल्ली की प्रिंसिपल बेंच है वो केवल कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस को हियर करे और बाकी जो भी रीजनल इश्यूज हैं वो रीजनल लेवल पे केसेस वो हैं वो रीजनल कोर्ट्स में या फिर रीजनल बेंचेस में उनको हियर किया जाए। तो इस तरह के रिफॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है जुडिशरी को लेके, डिसेंट्रलाइजेशन के रिफॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे ऑटोमेटिकली अगर इस तरह के रिफॉर्म्स हो जाएंगे तो फिर लोगों के लिए कॉस्ट जो है, जो कॉस्ट एक सबसे बड़ा डेटरेंट होता है लीगल जस्टिस लेने में, सबसे बड़ा डेटरेंट कॉस्ट आता है कि हाँ लोगों के पास पैसे नहीं है, इसलिए लोग जो हैं वो नहीं आगे जस्टिस सीख करना चाहते, वो नहीं सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते। तो ये कॉस्ट वाला जो फैक्टर है ये मिनिमाइज हो जाएगा। इनफैक्ट लॉ कमीशन रिपोर्ट ने तो ये भी कहा था कि एडजर्नमेंट्स को भी अगर आप प्रोहिबिट कर दिया जाए, मतलब फ्रीक्वेंट एडजर्नमेंट, तारीख पे तारीख अगर देना बंद कर दे कोर्ट्स, तब भी कॉस्ट जो है लिटिगेशन की कम हो जाएगी। और ऐसे में जब तारीख पे तारीख मिलती है तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि फ्रीक्वेंटली कोर्ट जाना पड़ता है, फ्रीक्वेंट ट्रैवल करना पड़ता है। इनफैक्ट जस्टिस भगवती ने तो यहाँ तक कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है होता है, सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाए रखिए और बाकी कोर्ट्स में आप बाकी अपील्स को देखते रहिए। इस तरह से आप बेंचेस में बाकी अपील्स देखते रहिए। अब सुप्रीम कोर्ट देखो ओवरबर्डन रहा है अपील से लेके, सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पे काफ़ी ज़्यादा समय देता है। इनफैक्ट देखा जा रहा है कि लगभग 5 जज की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है वो हर साल बनाई जाती हैं। ठीक है, तो इतने सारे केसेस यहाँ पे पेंडिंग चल रहे हैं और क्योंकि हमें पता है आर्टिकल 145 में मैंडेटरी होता है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल केस है तो 5 जज की बेंच बैठेगी। तो आप समझिए आपके पास वैसे ही नंबर ऑफ जजेस कम हैं, आपका जो पर पॉपुलेशन जो नंबर ऑफ जजेस हैं वो काफ़ी कम है। तो ऐसे में अगर कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस पे जजेस बहुत ज़्यादा ध्यान देने लग जाएं सुप्रीम कोर्ट के, तो बाकी मैटर्स जो हैं वो रिजॉल्व नहीं हो पाएंगे, बाकी केसेस में जो जस्टिस है वो डिलीवर नहीं हो पाएगी। अच्छा, क्वेश्चन ये आता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की बेंच कहीं और बैठ सकती है, मतलब क्या आप दिल्ली के अलावा कहीं और सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश कर सकते हो या सुप्रीम कोर्ट का डिसेंट्रलाइजेशन कर सकते हो, बेंचेस क्रिएट कर सकते हो। तो इसके लिए हमें एक बेयर रीडिंग करनी होगी आर्टिकल 130 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो आर्टिकल 130 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में बैठेगा, दिल्ली में लगेगा, या फिर कोई और प्लेस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चाहे जहां पे भी विद प्रायर अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, अगर प्रेसिडेंट टाइम टू टाइम अप्रूवल देते रहें कि हाँ नहीं चेन्नई में भी सुप्रीम कोर्ट लग सकता है, मुंबई में भी सुप्रीम कोर्ट लग सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे चला जाएगा। तो ऐसा कोई मैंडेट नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो दिल्ली में ही रहेगा। तो ये बहुत क्लियर बात हो जाती है कि अगर आर्टिकल 130 को अमेंड कर दिया जाए तो आर्टिकल 130 को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल आर्टिकल 130 को अमेंड करना। आर्टिकल 130 को बस अमेंड करके यही लिखना है कि सुप्रीम कोर्ट की 4 रीजनल बेंचेस जो हैं वो इस जगह पे बैठेंगी और प्रिंसिपल बेंच जो है वो दिल्ली पे पहले की तरह रहेगी और इसको प्रेसिडेंट का अप्रूवल चाहिए और ये होते ही आर्टिकल 130 जो है वो अमेंड हो जाएगा और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं वो पॉसिबल हो जाएगा। तो ऐसा कोई इसमें इशू नहीं आएगा, बहुत सिंपल ये है। लेकिन देखो यहाँ पे एक क्राइसिस ये भी आती है, कॉन्ट्रेरी व्यू आता है कि रीजनल बेंचेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रियोरिटी को डाइल्यूट कर देंगी। मतलब अगर हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वो जो रीजनल बेंच है वो अगर प्रायरली सारे केसेस डील करेगी तो इससे सुप्रीम कोर्ट की जो सुप्रियोरिटी है वो डाइल्यूट होगी। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि हम इसको फंक्शनली और स्ट्रक्चरली डिवाइड कर दें तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। फंक्शनल डिवीजन का मतलब सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में जो है वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस को डील करेगा और बाकी जो लोकल कोर्ट्स, बाकी जो बेंचेस हैं सुप्रीम कोर्ट की रीजनल लेवल पे वो वहाँ के केसेस को डील करेंगे। मतलब हम एक टेरिटरी रेस जुडिकाटा बना देंगे, एक टेरिटरी बना देंगे कि इस टेरिटरी के केसेस जो हैं वो सदर्न बेंच में जाएंगे, नॉर्दर्न टेरिटरी के केसेस जो हैं वो चंडीगढ़ बेंच में जाएंगे लेटेस्ट से, या वेस्टर्न टेरिटरी के जो केसेस हैं वो मुंबई बेंच में जाएंगे। तो इस तरह से इस मैटर को रिजॉल्व किया जा सकता है।
तो यानी डिसेंट्रलाइजेशन को फंक्शनल और स्ट्रक्चरल, फंक्शनल मतलब फंक्शन का भी डिवीजन, स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चरली भी डिवाइडेड, इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि अगर बेंचेस बनेंगी तो उससे कोई सुपेरियोरिटी का डाइल्यूशन नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट अपने आप में सुप्रीम ही है, सुप्रीम रहेगा, लेकिन हाँ ऑब्वियसली बात है उसकी बेंचेस जो है वो साथ में काम करती रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट अपने आप में एक रोबस्ट इंस्टीट्यूशन है और वो इस तरह से काम करता रहेगा। तो अगर इस अमेंडमेंट के साथ बेंचेस क्रिएट कर दी जाती हैं तो फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, एक बात और बोला गया था कि कोई और सोल्यूशन, अगर डिसेंट्रलाइजेशन नहीं करना चाहते तो कोई और सॉल्यूशन, आपको याद होगा 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में कांग्रेस एक मैनिफेस्टो लेके आई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि हम नेशनल कोर्ट ऑफ अपील बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ हम कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के लिए रखेंगे और हाई कोर्ट के बाद एक नेशनल कोर्ट ऑफ अपील बनाएंगे जहां पे रूटीन सिविल और क्रिमिनल अपील्स को सुना जा सकेगा। ठीक है, तो इस तरह की 6 रीजनल बेंचेस होंगी, हर बेंच में 3 जजेस बैठेंगे और वो हाई कोर्ट के मैटर्स को, रेलेवेंट हाई कोर्ट के मैटर्स को, या जो जिस हाई कोर्ट का मैटर आना है उसको सुनेंगे। तो ये नेशनल कोर्ट ऑफ अपील भी बनाए जाने की बात की जा रही थी, लेकिन देखो नेशनल कोर्ट ऑफ अपील बनाना मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट की सुपीरियोरिटी है वो डाइल्यूट होती दिखेगी। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको नेशनल कोर्ट ऑफ अपील बनाना है तो फिर आपको आर्टिकल 130, 136 दोनों ही अमेंड करने पड़ेंगे और यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जो है वो हैम्पर होगा, क्योंकि क्लियरली कोर्ट कह देगा कि आप एक नेशनल कोर्ट ऑफ अपील बना के हमारी जो पावर्स हैं वो शिफ्ट कर रहे हो एनसीए में और हमें सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस की पावर्स दे रहे हो। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट नहीं तैयार होगा इस बात के लिए, इसलिए नेशनल कोर्ट ऑफ अपील वाला जो मसला है, जो फिर अब ये रिफॉर्म है, ये नहीं होता दिखेगा। इसको यूनियन मिनिस्ट्री भी मना कर चुकी है। इसको आप देखेंगे कि जो आपकी लॉ कमीशन है वो भी मना कर चुकी है कि आप एक और कोर्ट क्रिएट करने से कोई फायदा नहीं होगा। देखो सबसे बड़ी बात है कि इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करने से कोई फायदा नहीं होता। अगर आप नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस क्रिएट कर दोगे और वो काम नहीं करते होंगे, ठीक है, आपने 10 कोर्ट्स बना दिए और 10 में से कोई काम नहीं करता, क्योंकि देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जजेस की शॉर्टेज का। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एडजर्नमेंट्स का। तो इसके लिए आप 50 कोर्ट भी बना दोगे और जजेस की शॉर्टेज रहेगी और फ्रीक्वेंट एडजर्नमेंट्स होती रहेंगी, तब भी लीगल जस्टिस जो है वो नहीं लोगों को मिल पाएगी। तो इसलिए यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि नेशनल कोर्ट ऑफ अपील बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस इतना करो, हाई कोर्ट्स के बाद सुप्रीम कोर्ट की 4 बेंचेस बना दो और वो अपने अपने रीजन्स को केटर करेंगी। तो वो चेन्नई हैदराबाद हो सकती है, दिल्ली कोलकाता मुंबई हो सकती है। अच्छा, ये कई बार ये रिकमेंडेशन पहले भी आता रहा है, इसको बार बार कोर्ट जो है वो रिजेक्ट करता, इसको बार बार गवर्नमेंट जो है रिजेक्ट करती रही है। इस पर अभी तक कोई बहुत ज़्यादा गहन चिंतन नहीं किया गया, बहुत कॉन्क्रीट डिसीजन नहीं किया गया, क्योंकि कहा जाता है इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। ड्रॉबैक्स देखो ये है कि फ्रेगमेंटेड कोर्ट होंगे तो फ्रेगमेंटेड वर्डिक्ट्स होंगी। मतलब अब लेटेस्ट से हाई कोर्ट के केस में होता है, कई बार आपने देखा अलग अलग हाई कोर्ट एक ही मैटर पे अलग अलग जजमेंट दे देते हैं, तो यही प्रॉब्लम आएगी कि यूनिफाइड जजमेंट नहीं होगी। अब आप कहें कि बेंच ऑफ चेन्नई ने एक ही मैटर पे जजमेंट को माना है, लेटेस्ट से आईटी एक्ट को अपहेल्ड किया है, वहीं दूसरे कोर्ट ने, दूसरी बेंच ने उसको अपहेल्ड नहीं किया है। तो ये फ्रेगमेंटेड कोर्ट, फ्रेगमेंटेड वर्डिक्ट वाली प्रॉब्लम आएगी कि 5 कोर्ट्स एक तरह से हो गए सुप्रीम लेवल पे, 5 अलग अलग कोर्ट्स होकर 5 अलग अलग जजमेंट्स दे रहे हैं, तो काफी ज्यादा कंफ्यूजन भी क्रिएट होगी। तो इससे क्या होगा कि जो यूनिफिकेशन ऑफ लॉ का जो गोल है सुप्रीम कोर्ट का वो हिंडर होगा। साथ ही साथ अमेंडमेंट करना, जैसे मैंने आपको भी बताया, 136 बहुत मुश्किल है, तो इसलिए 136 को ही अमेंड करना पड़ेगा आपको। 130, 136 दोनों को अमेंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का प्रॉब्लम भी आ सकता है। जब तक देखो सुप्रीम कोर्ट और लॉ मिनिस्ट्री मिलके, कोर्ट, लॉ कमीशन और लॉ मिनिस्ट्री मिलके फाइनल डिसीजन नहीं लेंगी, तब तक इस तरह का कोई भी जो चेंज है वो पॉसिबल नहीं होगा। इनफैक्ट सबसे बड़ी बात पहले भी कहा गया है, के.जी. बालकृष्णन जो हमारे एक्स-सीजेआई थे, उन्होंने कहा कि देखो कोर्ट से आप केसेस कम कर दोगे उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, हमें सबसे ज्यादा पेंडेंसी को क्लियर करना है। तो इसके लिए आप सबसे बड़ा जो रिफॉर्म करो वो नंबर ऑफ जजेस को बढ़ाओ और साथ ही साथ आप पेंडेंसी के जो इश्यूज आ रहे हैं, जो भी बॉटलनेक्स है पेंडेंसी को लेके, जो भी स्लो डाउन है कोर्ट की वर्किंग को लेके, उसको पूरा करो। लिटिगेशन को आप स्ट्रीमलाइन करो, जैसे कि अभी आपने देखा कोर्ट ने ई स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर दी है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर दी है। तो इस तरह के रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे और साथ में मल्टीपल बेंचेस भी क्रिएट करी जानी चाहिए, जिससे जस्टिस जो है वो इजीली एक्सेसिबल हो पाए अक्रॉस द कंट्री। तो आशा करता हूँ टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इस टॉपिक में हमें इतना ही जानना था। यूपीएससी आईएएस प्री कम मेंस के स्मार्ट कोर्सेज हमारे अवेलेबल हैं फ्लैट 50% डिस्काउंट के साथ। studiiq.com, ये हमारी ऐप से आप परचेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगले ऐसे किसी सेशन में, तब तक के लिए
गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।